सभी का। अशोक सर है हमारे साथ में, जाने माने पत्रकार हैं। और अभी जो ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है कि भैया ये जो मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई है, उनके भाई का कहना कि स्लो पॉइजन कई दिनों से दिया जा रहा था उन्हें। उसके बाद पप्पू यादव का ये कहना कि भैया एक तरीके से ये सब तो बैकअप में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ आजम खान का क्या होगा। तो सर है, सर से चुनाव की भी बात करेंगे और इस मुद्दे को कैसे देखते हैं इसकी बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। जहाँ तक मुख्तार की बात है, मुख्तार की छवि कोई बाकी गैंगस्टर जैसी नहीं थी। वो कोई व्यभिचारी या भ्रष्टाचारी नहीं था। मुख्तार बहुत अच्छे परिवार से आता है। उनके दादा ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं। उनके पिता बड़े पढ़े लिखे थे, आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे। तो उनकी अपनी एक छोटी रियासत थी। रियासत में कोई आपसी दुश्मनी और उसके चक्कर में जो कत्लेआम हुआ, उसके बाद वो लगातार उनकी छवि थोड़ी सी डाउन, छवि उनकी एक बाहुबली की बन गई। लेकिन वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ले, ठेके ले, घर खाली करवा, सुपारी ले, मर्डर की, नंबर 2 का काम करवा, या एक किसी जाति विशिष्ट के लिए काम करें, मुस्लिम होते हुए भी वो सेक्युलर फेस माने जाते थे। उनके जानने वाले जितने भी लोग हैं या उनके संबंध में जो लोग पढ़ा लिखा आदमी था, एक मुस्लिम बाहुबली करके उसने कभी छवि स्थापित नहीं की। एक बाहुबली की छवि थी, यकीनन थी। मुझे लगता है कि हमारे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटनाएं हुई जिसमें सवाल उठाया जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ अतीक के साथ ही हुआ। अतीक को न्यायपालिका जो दंड देती वो देती, मुख्तार को भी सजा चली रही थी, मुख्तार सजा पा चुके थे। ऐसे में मुझे लगता है कि यदि ऐसा बीच में हादसा होता है, क्योंकि एक चीज है, योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद बार बार ऐसी घटना होना, तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं भेदभाव तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। खासकर अतीक तो बहुत ही बुरा गैंगस्टर था। अतीक के मरने का अफसोस किसी को नहीं है, लेकिन क्या ये कानून अलाउ करता है क्या? जब अतीक कह रहा था कि मुझे मेरे हत्या की आशंका है, और ऐसे बाद उसको संरक्षण देना चाहिए था। 2 लोग आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और शूट करके चले जाते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं। आज वो कहाँ है, वो केस का आगे क्या हुआ, लेकिन अतीक चला गया। तो ये यदि कानून अपने हाथ में लेके यदि सेटलमेंट करना चाहे सरकार, या ऐसा होने दे, खुद करे, मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होने दे, तो फिर इस देश में न्यायालयों की जरूरत क्या है? यदि अभी अंसारी के बारे में जो कहा जाता है कि वो बहुत पहले से कंप्लेंट थी कि स्लो पॉइजन हो रहा है, ये हो रहा है, इसके भाई ने आरोप लगाए, इसके पहले आरोप लगाए थे, मृत्यु के पहले आरोप लगाए थे, 2 दिन पहले बोला था। तो क्या जांच हो रही थी? आजम खान के बारे में भी लगातार ये आरोप लग रहे हैं। क्या एक दिन हम ये भी खबर सुने कि वो भी किसी हार्ट अटैक से चले गए हैं? ये कुल मिला के ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि बार बार ऐसा ही क्यों होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि एक हिंदू गैंगस्टर भी था हमेशा, उसकी भी गाड़ी पलट गई थी, वो भी गाड़ी पलटी गई कि पलट गई, ये भी एक सवाल उठता है। तो ये यदि प्रशासन ही फैसले करने लगे, ये मुंबई में जैसा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इनकाउंटर करते थे, बाद में कई लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो यदि ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही तय करने लगे कि कौन मुजरिम, किसको क्या सजा होनी चाहिए और किसका एलिमिनेशन होना चाहिए, ये 2 बातें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। धारा 140 एक पूरे प्रदेश में अभी लगा दी गई है, और जो गाजीपुर है या उससे आसपास के जितने भी एरिया हैं वहां पे बिल्कुल हाई अलर्ट है। तो क्या लगता है जो माइनॉरिटीज हैं, और सबसे मेन कि बोला जा रहा है कुछ नेताओं के कि रमजान के महीने में इस तरीके से अगर हमारे साथ होता है तो हम कहाँ जाएं? देखिए, ये पोलराइजेशन करने का प्रयास है। मुस्लिम पोलराइजेशन भी हो सकता है, मैं इससे बिल्कुल ये नहीं करता, क्योंकि यदि उनको लगता है, माइनॉरिटीज को लगता है कि यदि वो तकलीफ में है या अनसिक्योर है, तो किसी भी एक मानवीय स्वभाव नहीं, ये जानवरों में भी देखिए, सांप ऐसा सामने से चला जाता है, यदि सांप को डर लगे आपसे तो ही काटता है। नहीं तो कई बार ऐसा देखा कि सांप बच्चों के ऊपर से ऐसा निकल गया लेकिन किसी को काटा नहीं, लेकिन सांप के पूंछ पे पैर अननोइंगली आप रख लो तो वो काटता है, क्योंकि उसको डर लगता है। माइनॉरिटी की साइकी वही होती है। यदि आज हम माइनॉरिटी है कहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मराठी हूँ, तो आज हम दिल्ली में तो माइनॉरिटी में है, 2.5 लाख मराठी है, तो यदि मराठियों को सिलेक्टेड टारगेट किया जाएगा तो मैं कॉशियस हो जाऊंगा और फिर मैं आक्रामक होने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी साख बचानी है, मुझे अपने आप को बचाना है। आदमी अपने आप को बचाने में आक्रामक होता है, और जब मुस्लिम यदि कंसोलिडेट होकर आक्रामकता की भाषा करते हैं, यही बीजेपी को चाहिए, यही चाहिए कि कहीं से चुनाव के दौरान इसलिए होता है क्योंकि वो हिंदू की खासियत यह है कि वो अलग अलग जगह बटा हुआ है। हिंदू इसलिए नहीं बटा कि राजनीतिक दलों ने बांटा है, हिंदू वर्ण व्यवस्था ने बांटा है। क्षत्रिय है, ठाकुर है, कायस्थ है, भूमिहार है, दलित है, अति दलित है, पिछड़े है, मतलब इतनी कास्टिज्म है, और इस कास्टिज्म के चलते भले ही
भाजपा बहुत प्रयास कर रही है, आरएसएस बहुत प्रयास कर रही है कि एक छाते के नीचे हिंदुत्व को ले आए, लेकिन आरएसएस इसमें भी फेल हो जाती है, क्योंकि आप बात तो करते हो हिंदुत्व की, समग्र हिंदुत्व की, तो फिर समग्र हिंदुत्व की बात करते हो तो फिर उसमें दलित क्यों, वो निगलेक्ट क्यों होता है? फिर आपको मुख्यमंत्री ठाकुर चाहिए, आपको दलित मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। एक टोकनिज्म आप करते हो, किसी दलित को राष्ट्रपति बनाते हो लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं होते। एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हो, कहते हो कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों का अत्याचार होता है। आज एक लड़की नहाई पानी में नदी के, तो उसके ऊपर उसको मारा गया क्योंकि उसने पानी गंदा किया, वो दलित थी। तो एक दलित राष्ट्रपति होने का क्या मतलब है यदि एक आम दलित पानी में नहा नहीं सकते? आज गुजरात, जहाँ 35 साल से बीजेपी है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, राम राज्य है, वहाँ एक दलित गॉगल पहनता है तो पीटा जाता है कि तूने गॉगल क्यों पहना सवर्णों के सामने। आज भी घोड़ी पे बारात निकालने के लिए दलितों को पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये दलितों का जो साइकिक है, जो सवर्णों का, खासकर ठाकुरों का जो प्रकोप है, और उत्तर प्रदेश में तो ठाकुर मुख्यमंत्री है, वो तो उत्तर प्रदेश का तो ये दुर्भाग्य है। बुरा भी लगता है कई बार कि ठाकुर मुख्यमंत्री बनता है तो सारे थाने में ठाकुरों की चलती है, उनका प्रकोप बढ़ता है। मायावती जी जब बनती है मुख्यमंत्री तो जाटों का प्रकोप बढ़ता है। जब अखिलेश मुख्यमंत्री है तो यादवों का नंगाना चालू हो जाता है। तो ये जो कास्टिज्म है, ये इसमें ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है, इसमें कार्यपालिका सब सारा इतना डिवीजन हो चुका है कि फिर हिंदू कंसोलिडेट नहीं होता। दलितों को लगता है कि हम क्यों करेंगे, इसलिए दलित नेता पनप गए। खासकर मंडल के आयोग के बाद 2 छोटे-छोटे जातियों के नेता आपने देखा, 2 जिलों में 3 जिलों में एक जात है तो उसी का नेता बन गया। कई निषाद आ जाते हैं तो कई राजभर आ जाते हैं, वो डिमांड करने लगते हैं और उसकी डिमांडों के सामने राजनीतिक दल पस्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस कम्युनिटी के वो लीडर है, तो फिर आपका हिंदू इकट्ठा कहाँ है? हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए वर्ण व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी। वही आम्बेडकर कहते थे, वही परिहार कहते थे, तो उनको सनातन धर्म के विरुद्ध कहते हो। आपके मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि भाई गीता में ही लिखा है कि दलित जो है वो सवर्णों की सेवा करेगा, और बाद में कहते हैं कि अरे वो गलती से उसका अनर्थ हो गया, 3 दिन बाद ट्वीट डिलीट करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 3 दिन जब लोगों ने उठाना चालू कर दिया इशू, ये मैं हेमंत बिस्व शर्मा की ट्वीट की बात करता हूँ, उन्होंने डिलीट किया कि वो गलती से हो गया, लेकिन 3 दिन तक ये गलती मार्केट में रही ना। आपने अपनी मनीषा तो बोल दी, तो बार बार दिखाई देते हैं मुस्लिम समाज के खिलाफ कुछ ना कुछ कहते हुए, तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को कि हिंदुत्व और ये राजनीति और ये आपके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव का, कोई एजेंडा? भाजपा बार बार कहती है रामलला को लाए हैं तो हमको ले आओ। तो रामलला तुम कौन होते हो लाने वाले? मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं अशोक वानखेड़े बोलता हूँ कि मैं रोज पूजा करता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती बनाने में। अब आपको चाहे अंधविश्वासी कहो, कुछ भी कहो, कि मैं भगवान में प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे राम को ये कौन लाने वाले हैं? मेरे राम तो कभी गए ही नहीं संस्कृति से। जब मुगल, अंग्रेज, बड़े बड़े लोगों ने हमले किए, फिर भी मेरे राम बने रहे। आस्था का विषय आज है, मेरे दिल में मेरे राम है। अधूरे मंदिर में राम की स्थापना करके आप बोलते कि हमने राम को लाया, राम को आपने नहीं लाया। राम के मंदिर की स्थापना हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, तो वो उसको भी मैं नहीं मानता कि बीजेपी का है। इस समय थोड़ा सा कम है। लास्ट सवाल ये है, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, पत्रकारिता, उसको इस स्थिति में कहाँ देखते हैं? नहीं, मुझे बहुत आरोप लगता है कहीं गोदी मीडिया, पत्रकारिता तो ये वेश्या हो चुकी है सरकारी दरबार की। अपने आप को पत्रकार कहते हुए शर्म भी आती है, क्योंकि गोदी मीडिया बाय एंड लार्ज देखा जाए तो आज सवाल ये नहीं उठता कि अतिक के ऊपर हमला हुआ तो अतिक कितना दुर्दांत गैंगस्टर था, इसकी बखान होता है सारे टेलीविजन चैनल पे। लेकिन क्या एक दुर्दांत आतंकी को भी मारने का अधिकार किसी का है क्या? क्या इस देश में न्यायालय नहीं है क्या? न्यायपालिका ने दिया हुआ, यदि कसाब को फांसी दी तो किसने विरोध किया इसका? क्या इस देश में कसाब, मतलब आप इस देश के मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही क्यों मानते हो भाई? बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मुंबई पे जो हमला हुआ पाकिस्तानी आतंकियों ने किया, उसमें कई लोग मारे गए और एक कसाब पकड़ा गया। मारे हुए लोगों को इस देश के भूमि पर कब्रिस्तान नसीब नहीं हुआ, पुलिस उनकी लाशें लेके घूमती रही। हर कब्रिस्तान ने बोला कि इन लाशों को हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं है, क्योंकि आतंकी पाकिस्तान का हमारे, और पुलिस को उनको अनडिस्क्लोज जगह पे उनका दफन करना पड़ा। ये मीडिया ने कहीं नहीं बताया, ये मीडिया नहीं बताएगा। हमारा मुसलमान यदि अच्छी बात करता है तो वो टीआरपी नहीं बनती ना, फिर तो गड़बड़ हो गया। क्या स्थिति देखते हैं यहाँ के माइनॉरिटीज की, क्या समझना चाहिए? क्योंकि अभी तो शांत कहता हूँ माइनॉरिटीज को कि ये चुनाव के टाइम पे होने वाले हथकंडे हैं। माइनॉरिटीज को, हिंदू मुसलमान छोड़ के, उन्हीं को मत देना चाहिए जो उन्हें लगता है कि उनके फेवर का काम करते हैं या देश हित में काम करता है। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूँ। आप उम्मीदवार पे ध्यान दो। यदि उम्मीदवार आपका डिमांडिंग हो, यदि बीजेपी का उम्मीदवार हो, अच्छा हो तो उसको वोट दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपका नुमाइंदा है, आपके इश्यूज को उठाएगा हाउस में। किसी के 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए देके किसी दूसरे पार्टी का साथ नहीं देगा। एक मंत्री पद के लिए वो एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाएगा। जो अपने पार्टी का नहीं रहा
वो मतदाताओं का कहाँ से रहेगा? तो मतदाताओं को उन लोगों को देना चाहिए जिन लोगों का कैरेक्टर है, जो बिकाऊ नहीं है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है। मात्र कोई एक्टर हो गया, किसी 4 पिक्चरों में हीरोइन कपड़े मतलब ग्लैमरस रोल कर दिया आपने, कंगना की बात कर, किसी की कंगना हो, बहुत सारे लोग हैं जो ग्लैमरस रोल में आते हैं और उनकी टीआरपी है, या कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा खेला है तो उसको आपने, एक क्रिकेटर अच्छा खेल सकता है, मैं अच्छा एक पत्रकार, यदि लोग मुझे मानते हैं, मुझे लोग सुनते हैं, कल मुझे किसी ने कहा कि तुम लोकसभा लड़ लो तो मैं तो हाथ जोड़ लूंगा, वो काम मेरा नहीं है, मैं जो काम करता हूँ वही करता हूँ। लता मंगेशकर को भी, मैं कल एक विष्णु मनोहर करके बहुत बड़े शेफ है उनके साथ डिनर कर रहा था, मैंने कहा विष्णु जी आप सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि विष्णु मनोहर के एक प्रोग्राम में, आशा भोसले ने एक प्रोग्राम में आने के लिए तब तक क्या बोली, जब तक विष्णु मेरे घर में आके अपने हाथ से नहीं खिलाएगा मैं विष्णु तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं होंगी। तो आशा भोसले जिसकी दुनिया कायल है वो विष्णु की कायल है, क्योंकि खाने के मामले में विष्णु का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट देखता है, लता मंगेशकर पागल थी सचिन तेंदुलकर का गेम देखने के लिए, और सचिन तेंदुलकर लता के गायन के लिए पागल थी। इसके मायने ये नहीं कि कल सचिन तेंदुलकर माइक लेके गाना गाने लगे और लता जी बल्ला लेके क्रिकेट खेलने लगे। हर आदमी का अपना अपना काम। ये जनता को क्यों नहीं समझ आता? जनता को समझना होगा। जनता को, मुझे सबसे बड़ा दुर्भाग्य लगा, और ये रोग किसने लगाया, तो कांग्रेस ने लगाया। जब हेमवती नंदन बहुगुणा लड़ रहे थे चुनाव इलाहाबाद से, तो इतने बड़े आदमी, एक स्टालवर्ड थे भारतीय राजनीति के, उनके आगे आपने एक अमिताभ बच्चन को उतारा, और वो डॉन रिलीज हो गई तो गंगा किनारे वाला ठुमका लगा कि वो चुनाव जीत गए। उसी दिन लगा कि अब ये मतदाताओं को दया आने लगी, आपको राजनीति की नहीं चाहिए, आपको नाचने वाला चाहिए। तो क्या किया अमिताभ ने 5 साल? कुछ नहीं किया, राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन एक आदमी जो इस देश की राजनीति को दिशा दे रहा था, उस आदमी को अपने घर बिठाया। ये हुआ है, याद करिए, इसके पहले जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब हमारे देश में ऐसी बात नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार देना चाहिए, ये नेहरू जी अपने पार्टी में बताते थे, क्योंकि वो कहते थे कि अटल जी जैसे लोग लोकसभा में चाहिए। वो बोलते हैं तो एक गाथा बनती है, विपक्ष भी चाहिए और बोलने वाला चाहिए, दमदार तर्क वाला चाहिए। आज के समय में माइक बंद कर दिया जाता है राजनीति, इसलिए कि ओछे हुए लोग जो सत्ता में है वो इतना ओछेपन पे है कि उन्हें किसी का मतलब, अभी तक मैं अटल जी अडवाणी की सरकार तक क्या शेर शायरी चलती थी, क्या शेर पे शेर सुनाती थी सुषमा स्वराज, और क्या जवाब देते थे प्रधानमंत्री, जिनको मौनी सिंह कहते थे। अरे पार्लियामेंट ये मतभेद हो सकते हैं, आपके मनभेद की जगह नहीं है। वो राजनीति खत्म हो गई, वो राजनीति खत्म हो गई। यहाँ द्वेष की राजनीति है, यहाँ हत्या करने की राजनीति है, मारने की राजनीति है। ऐसे किसी मुस्लिम के बारे में किसी घिनौने शब्द की बात करते हैं। जिस पार्लियामेंट में नथुराम गोडसे को लोग कहे कि हमारा रोल मॉडल है, और वो उसके बाद भी पार्लियामेंट में बैठे रहे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश के लोकतंत्र का नहीं है, पार्लियामेंट का नहीं है, देश का नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया। तमाम जो मुद्दे थे, एक वो राजनीति जो उस दौर में थी और अब की राजनीति में कितना अंतर आया है। जाने माने पत्रकार हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है, और इस बात को जनता को समझना चाहिए। सर, लास्ट सवाल ये है कि आगे 2024 में जनता को किस तरीके से फैसला लेना चाहिए? क्या हिंदुत्व मुद्दा है? नहीं, हिंदुत्व कभी मुद्दा हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं। ये बार बार हिंदुत्व का मुद्दा कहते हैं। यदि हिंदुत्व मुद्दा होता तो विधानसभा के चुनाव में यूपी में अयोध्या सेक्टर में बीजेपी मार नहीं खाती। लोगों को बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ वोट स्प्लिट होते हैं। मायावती की वजह से 153 सीटें विधानसभा में बीजेपी को मिली है। कई नेता हमारे सीबीआई, इनकम टैक्स, मैं आज ही बता रहा था कि प्रफुल्ल पटेल जिनके खिलाफ सीबीआई ने 4 स्टेट फाइल की, आज क्लोजर रिपोर्ट दी, उनको क्लीन चिट दे दी कि अभी इसमें कोई दोषी नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी के साथ हो गए। तो वो वॉशिंग मशीन चलती रहेगी, चलती रहे। तो मुझे लगता है कि जो डरता है उनसे दूर रहिए। यदि मायावती जी खुल के नहीं बोलती तो डरती है, जो डरा वो मरा, और डर के आगे जीत है। जो विज्ञापन की लाइनें हैं, इसमें जीवन के यथार्थ में उतारना चाहिए।